हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस एडा। बीपीएस एडा पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो प्रतियोगिता दर्पण जो कि हिंदी मासिक पत्रिका है, उसका अप्रैल 2021 का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, उन सभी को हमने क्वेश्चन के रूप में इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में किस महिला खिलाड़ी ने महिला एकल चैंपियनशिप जीती? जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुआ था उसमें विनर कौन था, आपको ये बताना है। तो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में मनिका बत्रा ने जीता। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मनिका बत्रा। अगला प्रश्न है, भारत के किस संघीय क्षेत्र के मुख्यमंत्री ने सरकार अल्पमत में आने के कारण त्याग पत्र फरवरी 2021 में दिया? तो इस प्रश्न का आंसर होगा पुदुचेरी। देखिए, पुदुचेरी में कांग्रेस के गठबंधन की सरकार थी और अल्पमत में आने के कारण वहां के मुख्यमंत्री नारायण सामी थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, जिसको राष्ट्रपति ने फरवरी 2021 में स्वीकार कर लिया और पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। तो याद रखना है, भारत के जो संघीय क्षेत्र जहां पर अभी राष्ट्रपति शासन चल रहा है वो है पुदुचेरी। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 167 देशों के लिए फरवरी 2021 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि लोकतंत्र सूचकांक, ये जो लोकतंत्र सूचकांक यहाँ दे रखा है वो जारी कौन करता है? तो जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, ये जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है वही लोकतंत्र सूचकांक जारी करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 53वां है। ठीक है, इसमें जो लोकतंत्र सूचकांक जो है उसे भारत का स्थान 53 नंबर पर है। और नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर नॉर्वे है। तो इतना इस प्रश्न से आप याद रखिए कि लोकतंत्र सूचकांक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 53वां है। और नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पर नॉर्वे है। और सबसे लिस्ट जो लोकतांत्रिक एक देश है, अर्थात अलोकतांत्रिक उसको हम बोल सकते हैं, सबसे कम लोकतांत्रिक देश कौन है? तो उत्तरी कोरिया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 के लिए किंग 11 पंजाब टीम ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया? देखिए, आईपीएल मैच होता है हर साल, उसमें एक टीम है पंजाब का जिसका नाम था किंग्स 11। ठीक है, उसने अपना नाम बदल दिया है और अब रख लिया है पंजाब किंग्स। ठीक है, पंजाब किंग्स रख दिया है किसने? किंग्स 11 ने अपना नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग फरवरी 2021 में संपन्न खिलाड़ियों की खरीद में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हो रहा है? आईपीएल 2021 के लिए फरवरी में इसका ऑक्शन था। ठीक है, इस ऑक्शन में आपको ये बताना है कि सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे, अर्थात आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी आपको नाम बताना है 2021 के लिए। तो उस खिलाड़ी का नाम है क्रिस मॉरिस। और क्रिस मॉरिस कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं। ठीक है, तो सबसे महंगे खिलाड़ी इस बार क्रिस मॉरिस रहे, ऑलराउंडर है और ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने 19 फरवरी 2021 को कौन सी 2 मिसाइलें का सफल परीक्षण किया? देखो, फरवरी 2021 में डीआरडीओ के द्वारा 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया। उसका नाम था हेलिना और ध्रुवास्त्र। अब ये हेलिना और ध्रुवास्त्र क्या है? हेलिना और ध्रुवास्त्र बेसिकली नाग, जो नाग नाग अर्थात एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है, उसी का हेलीकॉप्टर वर्जन है। ठीक है, नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन को हम हेलिना और ध्रुवास्त्र बोलते हैं। हेलिना आर्मी के लिए है और ध्रुवास्त्र एयरफोर्स के लिए है। तो इतना आप याद रखिए, हेलिना फॉर आर्मी, ध्रुवास्त्र फॉर एयरफोर्स। वह है क्या? ये है एंटी टैंक मिसाइल। और किसका मॉडिफाइड रूप है? नाग का। क्यों? क्योंकि ये हेलीकॉप्टर से छोड़ने जाने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को निःशुल्क परीक्षण प्रदान करने के लिए एक योजना शुभारंभ किया था फरवरी 2021 में। उसका नाम क्या है? देखो, उसका नाम है अभ्युदय योजना। ये देखिए, ये अभ्युदय योजना है। और इसका पर्पस क्या है? देखिए, अभ्युदय योजना का पर्पस है, उत्तर प्रदेश की सरकार अर्थात योगी सरकार ने यह फैसला लिया है कि जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, आईएएस आईपीएस जो भी है, नीट, स्टेट, टेट, जितने सारे एग्जाम हैं, एसएससी, रेलवे, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग और मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा इस योजना के तहत। तो याद रखना है आपको, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभ्युदय योजना प्रारंभ किया गया था। आगे देखते हैं, हरिद्वार कुंभ मेला की अवधि को घटाकर कितना कर दिया गया है?
इस साल हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजन किया जाएगा और इसकी अवधि को कोरोना के कारण घटाकर 28 दिन कर दिया गया है। कितना कर दिया है? 28 दिन। जनरली 3 से 4 महीना चलता है, लेकिन कोरोना के कारण इसकी अवधि में कमी कर दी गई है। अब हम देखते हैं कुंभ मेला मामला, जो हमको ये याद नहीं रखना है कि कितने दिन हो गया है, उससे संबंधित डाटा को याद रखना है। जैसे कुंभ मेले का आयोजन कितने सालों में होता है, कहाँ कहाँ होता है और किस नदी पर होता है। ये 3-4 चीज हमारे लिए कुंभ मेला से इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम देखते हैं। देखो, कुंभ मेला के आयोजन जो होता है हरिद्वार के अतिरिक्त और कहाँ होता है? उज्जैन में होता है, प्रयागराज में होता है, नासिक में होता है। कहाँ होता है? 4 जगह, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज, नासिक। और कितने सालों के बाद होता है? 12 साल के अंदर। अर्थात एक जगह पर अगर हो रहा है, अगर हरिद्वार में 2021 में हो रहा है, तो अगला जो कुंभ मेला होगा वो 12 साल के बाद वहां पर आयोजित होगा। कुंभ मेला के बीच में एक होता है अर्ध कुंभ मेला। तो अर्ध कुंभ मेला कितने सालों के बाद होता है? 6 सालों के बाद। और ये कहाँ कहाँ होता है? 2 ही जगह पर होता है। वो 2 जगह का नाम क्या है? अर्ध कुंभ मेला जो होता है हरिद्वार और प्रयागराज में सिर्फ होता है, याद रखिएगा। अर्ध कुंभ मेला का आयोजन हरिद्वार और प्रयागराज, प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद, इसका पुराना नाम था इलाहाबाद। तो ये 2 जगहों पर अर्ध कुंभ मेला 6-6 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, उज्जैन और नासिक में, ये जो उज्जैन और नासिक में है वह अर्ध कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है। चलिए, तो अब हम ये देखने का प्रयत्न करते हैं कि ये जो कुंभ मेला है इन सभी जगहों पर कौन कौन से नदी पर होता है। अब देखिए, हरिद्वार में कौन सा नदी पर होता है? गंगा नदी पर। प्रयागराज में कौन सा नदी पर होता है? गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर होता है, ठीक है। नासिक में कौन सा होता है? गोदावरी नदी पर। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर। तो इतना याद रखना है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर, नासिक में गोदावरी नदी पर, प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर, और हरिद्वार में गंगा नदी पर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर ग्लेशियर टूटने से 206 लोगों की मृत्यु हो गई? देखिए, फिर से वही क्वेश्चन। तो आपको बस ये न्यूज याद रखना है कि ग्लेशियर टूटने से 206 लोगों की मृत्यु हो गई। कहाँ? ये सपोर्टिंग न्यूज है। न्यूज से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है, जनरली क्या होता है कि हम उस न्यूज को याद रख रहे हैं, नहीं, ये न्यूज तो सपोर्टिंग न्यूज है। अब इससे संबंधित जो अफेक्टेड हुआ और वहां जो न्यूज में रहा उसको हमको याद रखना है। तो ये चमोली में हुआ था, और चमोली कहाँ है? उत्तराखंड में है। जो ग्लेशियर अभी टूटा था वो चमोली में टूटा था, और चमोली का है उत्तराखंड। अब देखिए क्या क्या न्यूज में रहा था। इससे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, प्रभावित था। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का है उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न, धौली गंगा, ऋषि गंगा, अलकनंदा नदी भी न्यूज में था। तो ये तीनों कहाँ है? उत्तराखंड में। अच्छा, 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट टूट गए अर्थात तबाह हो गए। वो कौन कौन से थे? तपोवन विष्णु हाइड्रो प्रोजेक्ट। कौन सा? तपोवन विष्णु हाइड्रो प्रोजेक्ट। और ये कौन सा नदी पर था? धौली गंगा नदी पर था। पूछेगा एग्जाम में आपसे। तपोवन विष्णु हाइड्रो प्रोजेक्ट हाल ही में चर्चा में रहा था। ये कौन सी नदी पर है? तो धौली गंगा नदी पर। और अगला है ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना। तो ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना कहां पर था? ऋषि गंगा नदी पर। तो इतना चीज आपको इस न्यूज से याद रखिए। चलिए, अब इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन जब भी चलता है, तो जब उस समय एग्जाम कोई होता है, तो क्या होता है कि आपको वहां के विधानसभा की सीटों की संख्या पूछ ली जाती है। तो उसको भी देख लेते हैं। अब पश्चिम बंगाल में कितना विधानसभा की सीट है? 294। असम में विधानसभा की सीटों की संख्या 126। केरल में विधानसभा की सीटों की संख्या 140। और तमिलनाडु में विधानसभा की सीटों की संख्या 234। अगला प्रश्न देखते हैं। अहमदाबाद में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? देखिए, अब जो है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा बन गया है? अहमदाबाद में। और उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो इससे पहले क्या नाम था? इससे पहले नाम था सरदार पटेल स्टेडियम। तो सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ है? अहमदाबाद में। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1,32,000। और इससे पहले सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन था? मेलबर्न था। मेलबर्न की कैपेसिटी कितनी थी? 1,00,000 थी। तो अब इसको पीछे छोड़ते हुए श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है, वो क्रिकेट का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो गया। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है ये। अच्छा, जो श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम को हम पहले जानते थे मोटेरा स्टेडियम और सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से, ठीक है। तो इसको अन्य नाम से भी जाना जाता था, मोटेरा स्टेडियम और सरदार पटेल स्टेडियम। और सरदार पटेल स्टेडियम को ही अब क्या कर दिया? श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और कहाँ है ये? अहमदाबाद है। चलिए, याद हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नागालैंड राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया?
जो नागालैंड है एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब है? नागालैंड असम से कटा था और एक राज्य के रूप में 1 दिसंबर 1963 को आया। अब न्यूज़ में क्यों था ये? क्योंकि राज्य में अस्तित्व में आने के बाद ये पहली बार हुआ जब वहाँ के विधानसभा में राष्ट्रीय गान बजा, अर्थात राष्ट्रीय गान की धुन बजी, तो इसलिए ये चर्चा में था। तो नागालैंड अस्तित्व में कब आया? 1 दिसंबर 1963 में। कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया? भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख किनको बनाया गया? तो नए उप प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद महंती को बनाया गया। किनको बनाया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद महंती को बनाया गया है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अर्थात डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल डीजी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? देखिए, नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री नागोजी ओकोंजो इबिला, दो बार बोलिए, नागोजी ओकोंजो इबिला, नागोजी ओकोंजो इबिला को डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको 2-4 बार बोलिए। और ये किनके स्थान पर जगह लिए? ब्राजील के रॉबर्ट एजेवेडो के स्थान लिए। तो आपको याद रखना है, नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके नागोजी ओकोंजो इबिला को डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? देखिए, राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कांग्रेस के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको राज्यसभा का विपक्ष का नेता बनाया गया है। लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? कोई नहीं है, क्योंकि वहां सीट ही नहीं है किसी को। तो किसी पार्टी को उतना सीट ही नहीं होने के कारण 1/10 सीट ही नहीं है, जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए उतना नहीं है। तो 55 एटलीस्ट सीट होनी चाहिए वहां पर, वो नहीं है, तो इसीलिए वह कोई विपक्ष का नेता नहीं है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष के रूप में विजय सांपला को नियुक्त किया गया और विजय सांपला बीजेपी के लीडर हैं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विजय सांपला को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैनिक अभ्यास युद्ध अभ्यास किन दो देशों को बीच हुआ है? एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, और ये किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था युद्ध अभ्यास? भारत और अमेरिका। कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था, राजस्थान के बीकानेर में कंडक्ट कराया गया था। इतना याद रखना कि बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज था युद्ध अभ्यास, और किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। अगला देखते हैं, आइडेक्स 21, ठीक है, आइडेक्स 21 और नवडेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, आइडेक्स और नवडेक्स है क्या पहले, तो आपको ध्यान रखना, आइडेक्स इज अ इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो है और नैवडेक्स इज अ नेवल डिफेंस एक्सपो है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी में कराया गया। तो आपको याद रखना है, आइडेक्स 21 और नैवडेक्स 21 अर्थात इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो और नेवल डिफेंस एक्सपो 21, जिसका आयोजन अबू धाबी में कराया गया। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 कहाँ प्रस्तावित है? देखिए, ये पोस्टपोन हुआ, 2020 में था प्रस्तावित, अब ये 2021 में होगा, और कहाँ होगा? टोक्यो में होगा, और टोक्यो कहाँ है? जापान में है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में पुरुषों के एकल जो मेंस सिंगल होता है उसको किसने जीता? 2021 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ उसमें मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जो है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में संपन्न ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के वीमेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? तो ये नाओमी ओसाका ने जीता। ठीक है, तो वीमेन सिंगल नाओमी ओसाका, मेन सिंगल नोवाक जोकोविच। याद रखें, मेन सिंगल किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने, और वीमेन सिंगल किसने जीता? वीमेन सिंगल नाओमी ओसाका ने जीता। अगला प्रश्न, अमेरिका के जो एक रोवर है जो फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर उतरा, आपको उसका नाम बताना है। अमेरिका का एक रोवर जिसका मंगल ग्रह पर उतरा था, तो आपको आंसर होगा परसिवरेंस रोवर। क्या है? परसिवरेंस रोवर। ठीक है, परसिवरेंस रोवर याद रखिए, बोलिए 2-3 बार, परसिवरेंस रोवर। और ये परसिवरेंस रोवर कहां पर उतरा है? मंगल ग्रह पर। तो परसिवरेंस रोवर का संबंध मंगल ग्रह से, और किसका है? नासा का है। तो ये इतना याद रखिए, परसिवरेंस रोवर नासा के द्वारा भेजा गया है, और कहां भेजा गया है? मंगल पर भेजा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परसिवरेंस रोवर अमेरिका का है, नासा का, और ये कहां भेजा गया है? मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा, देखिए इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस, तो इसके द्वारा किस उपग्रह को भेजा गया है, अर्थात भेजा जाएगा? ये 2022 में भेजा जाएगा, याद रखिए, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा किस उपग्रह को भेजा जाएगा? अब जो इसकी भेजने की अवधि है वो 2022 है। ठीक है, तो इसरो के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य को भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा? आदित्य को। तो आदित्य उपग्रह है जिसको 2022 में इसरो के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा।
ओके। अगला प्रश्न इसी से संबंधित साइंस एंड टेक से, संयुक्त अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है? देखिए संयुक्त अरब अमीरात है ना, उसने भी एक मंगल मिशन लॉन्च किया था, उसका नाम है होप प्रोब। क्या है? होप प्रोब। तो मंगल के पर जाकर वहां की जो अस्तित्व, लाइफ एग्जिस्टेंस, ये सबको अध्ययन के लिए होप प्रोब किसके द्वारा छोड़ा गया है? अब संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। देखिए याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। होप प्रोब किसके द्वारा छोड़ा गया है? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के भारत ने किस राष्ट्र के साथ 21 फरवरी 2021 को 50 मिलियन डॉलर का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट का समझौता किया है? 50 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ डॉलर क्रेडिट मालदीव के साथ किया है। ठीक है, तो मालदीव से अब डिफेंस का बिजनेस होगा इंडिया का, और इसके लिए 50 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट, डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया है इंडिया ने। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहा है। भारत के किस पड़ोसी राज्य में 1 फरवरी 2021 को वहां की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को निलंबित कर स्वयं सत्ता संभाली? अर्थात वहां की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था ऑन्ग सान सू की, उसको हटा करके सेना के जो चीफ थे उन्होंने स्वयं सत्ता संभाल लिया, और वो कौन था? म्यांमार था। ठीक है, तो उस देश का नाम क्या था? म्यांमार। अगला प्रश्न है, इथोपिया के किस महिला धावक ने 15 मीटर, ये जो 1500 कर लीजिए इसको, ये 1500 है, 15 मीटर नहीं है, ये 1500 है। 1500 मीटर दौड़ में फरवरी 2021 में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये थे गुडाफ सेगाय। ठीक है, इथोपिया के गुडाफ सेगाय ने 1500 मीटर दौड़ में 2021 में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको याद रखना है, इथोपिया के कौन थे? गुडाफ सेगाय। और कितने मीटर दौड़ में? तो 1500 मीटर दौड़ में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में जारी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक की सूची में विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन थे? तो बता दिया था पहले, नॉर्वे। नंबर 1 पर कौन था? नॉर्वे। और लिस्ट में कौन था? उत्तरी कोरिया। सबसे कम लोकतांत्रिक देश के रूप में कौन था? उत्तरी कोरिया को पहचाना गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए खबरों में रहे लांदर, ठीक है, लालंदर अर्थात सतूत बांध किस देश से है? एक बांध अभी हाल ही में न्यूज में रहा था जिसका नाम था लालंदर अर्थात सतूत बांध का संबंध किस देश से है? देखिए ये अफगानिस्तान के है, और न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसमें इंडिया हेल्प कर रहा है। तो आपको याद रखना है, लालंदर अर्थात सतूत बांध अर्थात डैम किस देश किससे संबंधित है? तो अफगानिस्तान से संबंधित है। ओके। अगला प्रश्न है, क्रूड स्टील उत्पादन के मामले में भारत का स्थान क्या है? जो क्रूड स्टील होता है उसके उत्पादन के मामले में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। ठीक है, चीन के बाद क्या है? दूसरा है। और भारत जापान को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो चीन के बाद, चीन नंबर 1 क्रूड स्टील में, नंबर 2 भारत, और नंबर 3 जापान। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, नंबर 1 चीन, नंबर 2 भारत, और नंबर 3 जापान क्रूड स्टील के मामले में। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का स्थान क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। और नंबर 1 2 कौन है? अमेरिका नंबर 1 पर है, नंबर 2 पे चीन है, और उसके बाद तीसरा है भारत का स्थान। तो विद्युत उत्पादन के मामले में तीसरा, क्रूड स्टील उत्पादन के मामले में दूसरा। क्रूड स्टील में चीन नंबर 1, भारत नंबर 2, जापान नंबर 3। विद्युत उत्पादन में अमेरिका नंबर 1, चीन नंबर 2 और भारत नंबर 3। ओके। अब एक होता है थोक मूल्य सूचकांक, जिसको हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो किसी भी प्राइस को होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है, इंडेक्स जारी किया जाता है, तो उसका आधार वर्ष क्या है? जो कैलकुलेशन के लिए आधार वर्ष होता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम इकोनॉमिक सेक्शन से क्वेश्चन। तो थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो है 2011-12। ध्यान रखिएगा, अगर आधार वर्ष पूछता है डब्ल्यूपीआई का तो वो होगा 2011-12। याद रखिएगा, फिर से बोलिए, डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष कितना है? 2011 और 12 है। ठीक है, वो इसी तरह से एक होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस, ये तो हो गया डब्ल्यूपीआई। एक होता है सीपीआई आईडब्ल्यू, इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है उसका आधार वर्ष क्या है? उसका आधार वर्ष है 2016। याद रखिए, सीपीआई आईडब्ल्यू के लिए अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आईडब्ल्यू अगर पूछता है तो आपका आंसर होगा 2016। वहीं अगर डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष पूछता है तो 2011-12 हो जाएगा। अब हम कुछ दरें देख लेते हैं, बैंक का जो महत्वपूर्ण रेट होते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए 22 मई 2020 के बाद से ये जो बैंक रेट है ना, लगभग स्टैटिक, कोई चेंजेस नहीं किया गया उसमें। वर्तमान में रेपो रेट क्या है? 4% होता है। क्या है वर्तमान में रेपो रेट? 4%। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो 3.35 है। कितना है? 3.35 है। वहीं बैंक दर क्या है? 4.25 है। एमएसएफ क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? तो 4.25 होता है। और नगद आरक्षण अनुपात अर्थात CRR, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं उसको, तो कैश रिजर्व रेशियो कितना है?
3% अर्थात 3% है। CRR कितना है? 3% है। और सांविधिक तरलता अनुपात लिक्विड एडजस्टमेंट जो रेशियो है वो क्या है? LF 18% है। ठीक है, तो ये कितना है? 18%। तो याद रखिए रेपो दर 4.10%, रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35, बैक रेट 4.25, MSF कितना है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25, नगद आरक्षण अनुपात अर्थात CRR 3%, सांविधिक तरलता अनुपात 18%। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स से संबंधित कोई वीडियो अपलोड किया जाए चैनल पर तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि इन सारे टर्मों को हम इलाबोरेट करके वीडियो बनाएं तो वो भी हो जाएगा, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में फीडबैक के रूप में जरूर दें। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।